हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को मैं आज क्लास 10 का इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद पहली चैप्टर का लघु उत्तर यह प्रश्न कराऊंगा। आप एकदम वीडियो पर बने रहें, आपको पूरा प्रश्न कराऊंगा। आप पूरा ये सही है लिखिए, याद कर लीजिए ताकि आपका 10th में नंबर अच्छा आ सके। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हम कोई भी वीडियो बनाए आप लोग के लिए तो सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास पहुँचे। चलिए मैं वीडियो को चालू करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनती है। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राष्ट्रक्रांति के पश्चात नेपोलियन ने आक्रमणों को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को आबादीजनित परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के विमान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन में जर्मनी और इटली के भौगोलिक नाम की परिधि के बाहर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विश्व भी जगा। चलिए, 3rd नंबर प्रश्न है, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया। फ्रांस में उदारवादी मध्य वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। 4th नंबर क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्य नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गिजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था और न ही उसे निर्देश नीति के कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगार व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थिएट नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकल गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। दमनकारी की नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी में क्रांति आरंभ हो गई। अब देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषता क्या थी। तो देखिए, उत्तर में पहला, सभी क्रांतिकारी प्रतिवादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद की समर्थन थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह थी कि स्वतंत्र नागरिक के अधिकार सुरक्षा मुद्दा पर था। अब देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीति थे। फ्रैंकफर्ट संसद ने उसे भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 ईस्वी में वह प्रशा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रशा की आर्थिक और सैनिक शक्ति की सुदृढ़ तत्परता। उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, सेडोवा का युद्ध ऐसा फ्रांस 1870 सीजान के युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। अब है 7 नंबर, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति को सहारा से पूरे जर्मन प्रदेशों का एकीकरण करना था। अब 8 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। तो देखिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रिया क्रांति का, सेंसस का कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था।
उस पर जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता था। अपनी इस व्यवस्था के कारण यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। अब देखिए मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। 3 नंबर, जर्मन नाइन राष्ट्रसंघ की स्थापना किसने की। तो जर्मन नाइन राष्ट्रसंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। 11 नंबर का प्रश्न है जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। तो 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज का उद्योग विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1824 में प्रूसिया में पहल की जर्मेनाइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण की वजह क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित मुख्य वजह थी। लगभग 300 बड़े छोटे बड़े राज्य, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक सामाजिक धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवादी की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप या मेटरनिक की प्रतिक्रिया नीति। अब 13 नंबर, इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूल का संलिग्न संक्षेप थे। उत्तर, काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 ईस्वी में वह सार्दिनिया के राजा विक्टर गैमुअल का मंत्री है। वह 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्दिनिया के शीर्ष सुदृढ़ की। पेरिस में शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल में लोम्बार्डी से अधिकार कर लिया। अब देखिए 14 नंबर, गौरिबाल्दी कौन था। इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गौरिबाल्दी के कार्यों की रचना की है। तो इटली के एकीकरण का द्वितीयकरण गौरिबाल्दी के तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। उनकी सहायता से उसने रिसली का अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की और पोप राज्य का समर्थन करना चाहता था। ओके बाय। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। आपको आज हम 16 तो ना 14 लेसन तक बता दिए। देखिए एक 15 बता दे रहा हूँ। आर्थिक आंदोलन किस देश में हुआ था। आर्थिक आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अब 15, 10 आपको कल बताऊंगा। ओके बाय। आप सब्सक्राइब अवश्य करें।